भारतीय राजनीति की बिसात पर एक ऐसा खिलाड़ी है जो खुद राजा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उसे राजा बनाना आता है। वो परछाइयों में रहता है, लेकिन उसकी रणनीतियां सुर्खियों को जन्म देती हैं। वो विचारधाराओं की बात करता है, लेकिन उसकी अपनी कोई एक विचारधारा नजर नहीं आती। उसका नाम प्रशांत किशोर है, एक पहेली जिसे हर कोई अपने अपने नजरिए से सुलझाने की कोशिश करता है। क्या वो एक राजनीतिक चाणक्य है जो किसी भी चंद्रगुप्त को मगध की गद्दी तक पहुंचा सकता है, या वो एक कुशल बाजीगर है जो हवा का रुख देखकर अपने पासे फेंकता है, या फिर वो सिर्फ एक आईना है जो उस दौर के नेताओं और समाज को वही चेहरा दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की कहानी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ये एक आधुनिक भारत की उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अवसरवाद और अंतर्विरोध की कहानी है जिसे हम हर दिन अपने चारों तरफ घटते हुए देखते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। प्रशांत किशोर की कहानी की प्रभावी शुरुआत 2011 में गांधीनगर की एक प्रयोगशाला से होती है। इस प्रयोगशाला के केंद्र में थे नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर इसके मुख्य रसायन शास्त्री। लक्ष्य था एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना जो गुजरात की सीमाओं को लांघकर दिल्ली तक पहुंच सके। यहां प्रशांत ने पारंपरिक राजनीति के नियमों को तोड़ा। उन्होंने चुनाव को एक उत्पाद की तरह देखा और नरेंद्र मोदी को एक ब्रांड की तरह पेश किया। उन्होंने डेटा को अपना हथियार बनाया और तकनीक को अपना सारथी। वो 3D होलोग्राम रैलियां, जहां एक ही समय पर मोदी कई अलग अलग शहरों में अवतरित होते थे, किसी राजनीतिक अभियान से ज्यादा एक जादुई करिश्मे की तरह थी। उन्होंने मोदी के अतीत से चाय का एक प्याला निकाला और उसे चाय पर चर्चा के रूप में एक राष्ट्रीय विमर्श में बदल दिया। ये सिर्फ एक चुनाव प्रबंधन नहीं था, दरअसल ये एक परसेप्शन का प्रबंधन था। ये कहानी गढ़ने की एक कला थी। 2014 में जब नतीजे आए तो ये साबित हो गया कि रसायन शास्त्री का फॉर्मूला काम कर गया था। दिल्ली का तख्त मिल चुका था और प्रशांत किशोर किंग मेकर के रूप में स्थापित हो चुके थे। लेकिन सत्ता की प्रयोगशाला में अक्सर सबसे खतरनाक प्रयोग सत्ता के बंटवारे को लेकर ही होते हैं। दिल्ली में उन्हें वो नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अमित शाह के रूप में बीजेपी के पास अपना एक मजबूत संगठनकर्ता था जिसे किसी बाहरी जादूगर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। प्रशांत का सपना सीधे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर नीतियां बनाने का था, लेकिन पार्टी के यथार्थ ने उन्हें किनारे लाकर खड़ा कर दिया और यहीं से उस टकराव का जन्म हुआ जो आने वाले सालों में कई चुनावी महासंग्रामों का कारण बनने वाला था। अब अपमानित प्रशांत ने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन एक संकल्प के साथ, और वो ये कि अब वो ये साबित करके रहेंगे कि फॉर्मूला बनाने वाला रसायन शास्त्री किसी एक प्रयोगशाला सबसे बड़ी कमजोरी भी।
हर बाजीगर कभी ना कभी चूकता जरूर है। प्रशांत किशोर के करियर में भी ऐसे कई मोड़ आए जब उनका जादू बेअसर साबित हुआ। 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। कांग्रेस जैसी पुरानी और जड़वत हो चुकी पार्टी में जान फूंकने की उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम रही। उनकी खाट सभा जैसी जो रणनीतियां थी वो मजाक बनकर रह गई और यूपी के 2 लड़कों का नारा कोई करिश्मा नहीं कर पाया। खैर, ये हार एक सबक थी। एक अच्छा रणनीतिकार एक कमजोर प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है, लेकिन शायद इससे भी बड़ी चूक उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की, जहां एनडीए के खिलाफ संविधान बदल देने जैसे ठोस मुद्दे के साथ पूरा विपक्ष चुनाव लड़ रहा था। तो उसी बीच प्रशांत किशोर ने एक दावा कर दिया कि बीजेपी 303 सीटें जीतेगी। जब नतीजे आए तो उनकी भविष्यवाणी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। ये सिर्फ एक गलत आकलन नहीं था, ये उस शख्स की साख पर एक गहरा घाव था जिसका पूरा करियर ही सटीक राजनीतिक आकलन पर टिका हुआ था। तो क्या ये अहंकार था? क्या जमीनी हकीकत से उनकी जो पकड़ है वो अब कमजोर हो गई थी? या फिर जैसा कि उनके विरोधी आरोप लगाते हैं, क्या ये बीजेपी के पक्ष में एक नैरेटिव बनाने की सोची समझी कोशिश थी? देखिए, कारण जो भी हो, इस एक भविष्यवाणी ने चाणक्य की अजेय छवि को खंडित कर दिया। रणनीतिकार की भूमिका निभाते निभाते शायद प्रशांत किशोर नीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही जातिगत समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रशांत का यह दावा कि बिहार के लोग जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट करेंगे एक आदर्शवादी सोच सी लगती है, जिसका जमीनी हकीकत से टकराव होना तय है। प्रशांत किशोर साफ सुथरे विकल्प का दावा करते हैं, लेकिन बिहार के चुनावी यथार्थ में पैसा और बाहुबल एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि संसाधनों पर भी लड़ा जाता है। प्रशांत ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इतने बड़े पैमाने पर एक नया संगठन खड़ा करना और इसे चुनावी मशीनरी में बदलना एक विशालकाय चुनौती तो है ही। अब सबसे बड़ा सवाल जाति का है। बिहार में वोट दिया नहीं जाता बल्कि वो ट्रांसफर होता है। हर नेता के पास अपनी जाति का एक बंधा हुआ वोट बैंक है। प्रशांत किशोर किस सामाजिक समीकरण का प्रतिनिधित्व करेंगे? वो मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सवर्ण जातियों में भी पैठ बनाना चाहते हैं और युवाओं को बदलाव का सपना भी दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये खिचड़ी समीकरण आरजेडी के ठोस एमवाई यानी मुस्लिम यादव और एनडीए के सवर्ण ईबीसी महादलित गठजोड़ के सामने टिक पाएगा? उनके साफ सुथरे दावे पर तब भी सवाल उठता है जब उनकी पार्टी में अन्य दलों से आए दागी और विवादित चेहरे शामिल हो जाते हैं। यह उनकी नई राजनीति की विश्वसनीयता को कमजोर नहीं करता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए प्रशांत किशोर के लिए अकेले दम पर सरकार बनाना लगभग असंभव सा लगता है। उनकी सबसे बड़ी सफलता इस बात में होगी कि वो कितनी सीटों पर चुनाव को त्रिकोणीय बना पाते हैं और किससे वोट काट पाते हैं। वो खुद को वोट कटवा कहलाने से भी परहेज नहीं करते।
हो सकता है कि 10-20 सीटें जीत जाएं और किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं। एक ऐसी स्थिति जो विडंबनापूर्ण रूप से उन्हें वापस उसी भूमिका में ले आएगी जिसे छोड़कर वो राजनेता बने थे। प्रशांत किशोर का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि बिहार का युवा और वो वोटर जो मौजूदा विकल्पों से तंग आ चुका है, क्या वास्तव में एक बड़ा जोखिम लेने को वो तैयार है? क्या वो दशकों पुरानी जातीय पहचान को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति पर दाव लगाएगा जिसका अपना अतीत भी विचारधारा के अंतर विरोधों से भरा पड़ा है? हाँ, ये बात जरूर है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज एक साहसिक प्रयोग है, लेकिन बिहार की राजनीति एक कठोर यथार्थ है। इस प्रयोग का सफल होना सिर्फ प्रशांत की रणनीति पर नहीं बल्कि बिहार के समाज के बदलने की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल तो यहाँ ऐसा लगता है कि वो एक मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं, कई दिग्गजों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली का रास्ता दिखाने वाले इस चाणक्य के लिए पटना का रास्ता अभी बहुत लंबा है और कांटों से भरा हुआ है। प्रशांत किशोर कौन है? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। प्रशांत किशोर की पहचान किसी एक परिभाषा में नहीं बांधी जा सकती। देखिए, वो आधुनिक भारत की आकांक्षाओं और व्यवहारिक विचारधारा के प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी रणनीतियों से भारतीय राजनीति की दिशा बदल कर रख दी, लेकिन उनके बयानों और फैसलों के बीच अक्सर विरोधाभास देखने को मिल ही जाता है। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जन स्वराज का उनका प्रयोग सफल होगा या फिर असफल, ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर तय है, जब भी भारत की आधुनिक राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक अध्याय प्रशांत किशोर का जिक्र जरूर करेगा। एक ऐसे शख्स का अध्याय जो दूसरों को आईने में उनका सबसे खूबसूरत अक्स दिखाकर सत्ता तक पहुंचाता रहा, लेकिन जब खुद आईने के सामने खड़ा हुआ तो शायद अपना ही अक्स उसे अधूरा नजर आता है।